हेलो एवरीवन, दिस इज जहार अहमद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट्स। सेट्स यानी कि समुच्चय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1 का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि जब आप प्रश्नावली 1.1 को लगाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कंसेप्ट से, बिकॉज इट्स टाइम टू लर्न। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समुच्चय की। तो जो समुच्चय शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। ठीक है, यानी समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है, और ये जर्मन के गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सर्वप्रथम समुच्चय शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। अब हम जान लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय यानी संग्रह या समूह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। संग्रह या समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं, लेकिन प्रत्येक संग्रह या समूह समुच्चय नहीं होता। प्रत्येक संग्रह या समूह समुच्चय नहीं होता, तो फिर किस प्रकार का संग्रह या किस प्रकार का समूह समुच्चय होता है? तो आप इसमें लिखेंगे कि सुपरिभाषित सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यानी समुच्चय किसे कहते हैं? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड। अब सुपरिभाषित शब्द का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या मीन्स है? तो सुपरिभाषित शब्द का तात्पर्य है कि कोई भी अमुक वस्तु हमारे संग्रह में है या फिर नहीं है, इसका निर्णय हम निश्चित रूप से ले सकें। या फिर आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित शब्द का अर्थ एक ऐसे संग्रह से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की एक ही राय हो, एक ही मत हो, है ना। इसे और भी क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो सभी को पता है क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं। ठीक है, तो एक ये संग्रह है, तो क्या ये एक संग्रह समुच्चय कहलाएगा? तो बिल्कुल यह संग्रह एक समुच्चय होगा, क्योंकि ये एक सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित शब्द का हमने अर्थ क्या बताया था कि कोई भी अमुक वस्तु हमारे संग्रह में है या फिर नहीं है, उसका निर्णय हम निश्चित रूप से ले पाए। तो इसे हम नाम दे देते हैं सेट ए बराबर, और इसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब किसी से आप पूछते हैं कि इस संग्रह में बी है, तो वो क्या कहेगा कि सर बी तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, इसमें बी नहीं है ना। किसी से भी पूछेंगे तो उसका एक ही आंसर होगा, यानी उसका एक ही मत होगा, है ना, कि इसमें बी नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि इस संग्रह में ओ है, तो वो कहेगा जी हाँ, इस संग्रह में ओ है। यानी जिससे भी ये पूछा जाए कि संग्रह में है ये चीज या नहीं है, तो वो उसका निर्णय क्या कर पाए? निश्चित रूप से ले पाए। तो ऐसे संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल के क्लास 11th के सुंदर बच्चों का संग्रह। तो देखिए,
क्लास 11th के सुंदर बच्चों का संग्रह क्या समुच्चय होगा? तो क्लास 11th के सुंदर बच्चों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए यहां पे जो सुंदर शब्द लगा हुआ है यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। आपसे पूछा जाए कि क्लास 11th में सबसे सुंदर बच्चे कौन हैं, तो आप कुछ और बताएंगे। अगर किसी और से पूछा जाए तो वो किसी और को बताएगा, है ना। तो यानी कि सभी के मत क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो हमने बताया था कि सुपरिभाषित शब्द का अर्थ क्या होता है, एक ऐसे संग्रह से है कि सभी व्यक्तियों के मत एक ही हों, या फिर दूसरे शब्दों में बताया था कि कोई भी अमुक वस्तु हमारे संग्रह में शामिल है या फिर नहीं है, इसका निर्णय हम निश्चित रूप से ले पाएं। तो देखिए इसीलिए यह एक संग्रह समूह समुच्चय नहीं होगा। अगर यहाँ पे केवल होता क्लास 11th के बच्चों का संग्रह सुंदर नहीं होता तो ये समुच्चय होता, क्योंकि इसमें जो सुंदर शब्द है यह सुपरिभाषित नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टॉप 3 बॉलीवुड हीरो का संग्रह, क्या ये एक समुच्चय होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप बताइए सर टॉप 3 हीरोज बॉलीवुड हीरोज कौन है, तो मैंने बोल दिया कि सोनू सूद है, आमिर खान है, शाहरुख खान है। आप किसी और से पूछेंगे वो कहेगा कि ऋतिक रोशन है, रजनीकांत है, टाइगर श्रॉफ है। तो सभी की चॉइस अलग अलग होगी, यानी सभी का मत अलग अलग है, तो इसलिए ये भी एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि एक और एग्जांपल लिया, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या एक समुच्चय होगा? तो बिल्कुल होगा। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, है ना। अब किसी से भी पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्याओं में 6 होता है, तो वो कहेगा हाँ सर होता है। अगर पूछा जाएगा प्राकृत संख्याओं में -2 होता है, तो नहीं होता, माइनस की संख्याएं होती नहीं प्राकृत संख्याओं में। जिससे भी पूछेंगे उसका मत एक ही होगा कि सर प्राकृत संख्याओं में ये चीज होती है और ये चीज नहीं होती है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी एक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो समुच्चय होता है हमारा, समुच्चय को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय होता है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिख लिया n बराबर, मझले कोष्ठक में लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से हम निरूपित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है कि समुच्चय के ये जो कहलाएंगे, यानी जिन राशियों से या जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है उन्हें हम बोलते हैं समुच्चय के अवयव। क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव। ठीक है, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था सेट ए बराबर, तो समुच्चय को तो हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर से निरूपित किया है, और समुच्चय के अवयव ये हैं तो इसे किससे निरूपित किया है, स्मॉल लेटर से किया है ना। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है, समुच्चय को हम हमेशा मझले कोष्ठक में, इस वाले कोष्ठक में के अंदर कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं समुच्चय के निरूपण की विधियां। तो चलिए अब हम बात करते हैं समुच्चय निरूपण की विधियों की। तो समुच्चय निरूपण की टोटल 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 सार्डियन विधि,
जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम इंग्लिश में सेट विल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारी सार्डियन विधि यानी रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम सूचीबद्ध विधि भी है, इसे कहीं कहीं पे सूचीबद्ध विधि भी आपको लिखा दिखाई दे जाएगा। तो सार्डियन विधि यानी रोस्टर फॉर्म क्या होती है? तो इस विधि में हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में अर्धविराम यानी कि कॉमा लगा लगाकर लिखते हैं और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति नहीं होती मतलब कोई भी अवयव बार बार रिपीट नहीं होता, यानी एक से अधिक बार नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का समुच्चय। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो मैंने मान लिया कि ये समुच्चय को मैंने ए मान लिया, यानी मैंने बताया था समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से निरूपित किया जाता है, फिर वो आप ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है उससे निरूपित कर सकते हैं। तो मैंने ए मान लिया बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले हम मझला ब्रैकेट लगाएंगे और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो विषम संख्याएं 5 प्रथम लिखनी है तो हम हो जाएगी 1 3 5 7 9 और मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। यानी 5 विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया ए बराबर सेट ए बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अर्धविराम यानी कॉमा लगा लगाकर 1 3 5 7 9। अब इनमें से कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, अगर 1 2 बार है तब भी हम एक ही बार लिखेंगे, अगर 3 2 बार 3 बार दे रखा है तब भी हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का समुच्चय। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे हमने लिखा प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो हमने इसे मान लिया सेट बी बराबर मझला कोष्ठक लगाएंगे। अब 5 सम संख्याओं का समुच्चय पूछा है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो ये हो जाएंगी 2 4 6 8 10। 1 2 3 4 5 सम संख्याएं हो गई उनका समुच्चय। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म जो होती है उसमें किस तरीके से हम समुच्चय को लिखते हैं? पहले हम मझला कोष्ठक लगाते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम लगाकर यानी कॉमा लगा लगाकर लिखते हैं और कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है यानी सार्डियन विधि क्या होती है और उससे हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं सार्डियन विधि में। ठीक है, और एक बात और, यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूनिक स्टडी पॉइंट यूएसपी, तो वहां पे भी आपको सर्च में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड विधि की, जो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड विधि की, जो है समुच्चय निर्माण विधि। यानी समुच्चय निर्माण विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? तो इस विधि में हम समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन सभी अवयवों को x, y या z मान लेते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे x, y, z मान लेंगे सभी अवयवों को, फिर कॉलन का चिन्ह लगाते हैं। ये वाला जो साइन है इसे बोलते हैं कॉलन का साइन होता है। ठीक है, तो कॉलन का चिन्ह लगाकर समुच्चय के सभी अवयवों में जो प्रगुण होता है उसे लिखते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्याओं का समुच्चय अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? मैंने मान लिया सेट ए बराबर मझला कोष्ठक लगाया, फिर लिखेंगे क्या
विषम संख्याओं का समूह समुच्चय। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 और मंझला कोष्ठक बंद कर देंगे। यानी ये तो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म यानी सार्डियन विधि। अब इसी को हम किससे समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे मान लिया ये सेट ए है, तो सेट ए बराबर मंझला कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है। अब इसके सभी अवयवों को यानी इसके जो सभी अवयव हैं इसको हम क्या मान लेंगे, x y या फिर z मान लेंगे। तो मैं x मान लेता हूं, मैंने मान लिया x। फिर कॉलन का साइन लगाना है तो मैं कॉलन का साइन लगा लेता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि लगाकर समुच्चय के सभी अवयवों में जो प्रगुण होता है उसे लिख देते हैं। तो समुच्चय के अवयव में क्या प्रगुण है कि ये सभी अवयव क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहां मैं लिख दूंगा कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। और मझले कोष्ठक को हम कर देंगे बंद। a इक्वल सेट a इक्वल मझला कोष्ठक ओपन किया हमने x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। सबसे पहले हमने इसके सभी जो अवयव थे इसे क्या मान लिया, x मान लिया। कॉलन का साइन लगाएंगे, फिर लिख देंगे कि x है क्या, तो x एक विषम प्राकृत संख्या, ये सभी हमारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका जो प्रगुण है उसे हम लिख देते हैं। अगर यहाँ पे होता, सपोज कीजिए यहाँ पे सम होता कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं के समुच्चय को हम कैसे लिखते, b बराबर सम संख्याएं लिखेंगे 2 4 6 8 इस तरीके से सो ऑन चलती रहेंगी, है ना। ये तो हो गई आपकी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब इसी को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, सेट b बराबर मंझला कोष्ठक लगाना ही लगाना है आपको, है ना। अब इसके जो भी अवयव हैं इन सभी अवयवों को हम क्या मान लेंगे, x y या z मान लेंगे, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। मैंने x मान लिया है, फिर कॉलन का साइन लगाएंगे। अब इसके अवयवों का जो प्रगुण है उसे लिखेंगे। तो ये क्या है, तो ये क्या है, सम प्राकृत संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहां लिख देंगे हम कि x जो हमने माना है तो ये x है क्या, तो x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय को लिखते हैं। ये आपकी रोस्टर फॉर्म होती है यानी सार्डियन विधि, और इस तरीके से हम लिखते हैं ये होती है हमारी कौन सी, समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय निरूपण की विधियां कौन कौन सी होती हैं और उनसे हम कैसे समुच्चय को लिखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं जो हमें काम आने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 में। तो देखिए हम कुछ फोकस पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये फोकस पॉइंट क्या हैं आपके। तो सबसे पहला है कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन होता है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कहीं पे कैपिटल एन लिखा हुआ है तो वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं ये आप क्लास 6 7 8 में भी पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। यानी 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो n होता है हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। w कैपिटल W ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है जिसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल I या फिर कैपिटल Z दोनों से ही हम पूर्णांकों का समुच्चय निरूपित करते हैं, ठीक है। तो या तो I लिखा हुआ है या Z लिखा हुआ है, मतलब वो पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 सो ऑन, यानी सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अगला है आपका Q, तो Q रिप्रेजेंट करते हैं हम परमीय संख्याओं के समुच्चय को। परमीय संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जो PYQ के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी है 2/3
4/5 ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, ये भी सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब है आगे आर। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। कैपिटल आर से हम निरूपित करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। वास्तविक संख्याएं यानी सभी संख्याएं, दुनिया के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे है आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू इससे डिनोट किसे किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को। ठीक है, r माइनस क्यू लिखा हुआ है तो वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अपरिमेय मतलब जो परिमेय ना हो, जैसे रूट वाली हो सकती हैं, √2, √3, √5 या फिर पाई, है ना। तो ऐसी रूट वाली संख्या है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, तो ये आपकी r माइनस क्यू से डिनोट किया जाता है। और देख लेते हैं, कुछ और भी हैं। z+, तो z+ से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है हमारा धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, आगे z-, तो z- होता है हमारा ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, यानी z+ से हम धन पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करते हैं और z- से ऋण पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक हमें बता ही दिए थे कौन कौन से होते हैं, सभी ऋणात्मक और धनात्मक। माइनस वाले इसमें आ जाते हैं, प्लस वाले इसमें आ जाते हैं। आगे होता है r+, तो ये होता है हमारा धन वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आगे होता है r-, तो ये होता है हमारा ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एक और होता है r0, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, जो आपको पता होंगे भी, वैसे भी 6, 7, 8 में आप पढ़ चुके हैं इन सभी को, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। तो ये टर्म्स आपको पता होने ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम दो साइन की और बात कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका पूछ लिया जाता है, एक तो होता है ये वाला एप्सिलॉन का और एक होता है ये। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका बिलोंग्स टू और ये होता है आपका डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी अवयव इस समुच्चय में है और इसका मतलब नहीं है ना। अब जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए मैंने एक सेट दिया जिसमें 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अवयव हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन कि 5 बिलोंग्स टू ए या नन डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, और नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर पूछा गया 4 सेट ए, इसमें है 4 या फिर नहीं है, तो इसमें है तो हम लगाएंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी कि इसमें है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। तो ये दोनों साइन आपको पता होने चाहिए, इनका बहुत यूज है आपके इस चैप्टर में। ओके, तो आई होप आपको पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, और इसके नोट्स आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल से चाहें तो कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम इस अध्याय के भी टेलीग्राम पर नोट्स डाल देंगे, तो आप वहां से जाके उसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।